तुमने मेरा घोंसला तोड़ दिया। देखो मेरे अंडे टूटने वाले हैं। अगर मेरे अंडों को कुछ हुआ तो इसका पूरा दोष तुम्हारा होगा। अरे गोरी कौवी, तुम मुझ पर झूठा इल्जाम क्यों लगा रही हो? मैंने तुम्हारे घोंसले को पंख तक नहीं लगाया। ये किसी तूफान का असर है। तूफान का असर? तूफान के बाद ही तो मैंने अपना घोंसला ठीक किया था। उसके बाद ये कैसे टूटा मैं जानती हूँ। ये तुमने किया है। मेरी गैर मौजूदगी में तुमने मेरे घोंसले को तोड़ा है। गोरी, मैंने कहा ना कि मैंने ऐसा नहीं किया। क्या तुमने किसी और से पूछा है? हो सकता है किसी और पक्षी ने तोड़ा हो। किसी और ने नहीं, ये तुमने ही किया है। तुम्हें सजा जरूर मिलेगी। चलो इस मामले को चील महारानी के पास लेकर चलते हैं। दोनों पक्षी गुस्से में चील महारानी के पास जाते हैं। महारानी, हमें न्याय चाहिए। कबूतर ने मेरा घोंसला तोड़ दिया है। अब मेरे अंडे खतरे में हैं। महारानी, ये सरासर झूठ है। मैंने गोरी कवि का घोंसला नहीं तोड़ा। मैं तो उसके घोंसले के पास भी नहीं गया। ये मुझ पर लगाया गया झूठा इल्जाम है। वही झगड़ा, घोंसले और अंडे। हर रोज मैं ये फैसले कर कर के थक गई हूँ। क्या मैं इन छोटे छोटे मामलों में उलझी रहूंगी? जंगल में सब जानते हैं मेरा सलाहकार कालू कौवा बुद्धिमान है। वो हर समस्या का हल जानता है। तुम दोनों उसके पास जाओ। जो भी वो फैसला करेगा वही अंतिम होगा। गोरी कवि और कबूतर कौवे के पास जाते हैं। सलाहकार कौवे जी, हमें महारानी चील ने भेजा है। जंगल का हर मामला मेरे पास ही क्यों आता है? अच्छा चलो बताओ क्या हुआ है। ये काली कवि मुझ पर इल्जाम लगा रही है कि मैंने इसका घोंसला तोड़ा है, मगर मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। सलाहकार जी, ये झूठ बोल रहा है। मैंने इसे अपने घोंसले के पास देखा है। भला आप बताएं और कौन होगा जो मेरा घोंसला तोड़ने की हिम्मत करेगा? गौरी की बात ठीक है, घोंसला अचानक नहीं टूट सकता। कबूतर, अगर तू निर्दोष है तो क्या तेरे पास अपनी सफाई के लिए कोई सबूत है? सबूत? मैं तो अकेला रहता हूँ। मैं कैसे साबित करूँ कि मैंने ये सब नहीं किया? अगर सबूत नहीं है तो मुझे कवि की बात को सच मानना होगा। तुम्हें कवि का घोंसला फिर से बनाना होगा। यही मेरा फैसला है। कालू जी, ये कैसा न्याय है? आपने बस एक पक्ष की बात सुनी और दूसरे को सुना तक नहीं और फैसला कर दिया। क्या ये सही है? मेरी बुद्धिमानी पर सवाल मत उठाओ। मेरा ये फैसला अंतिम है और जाओ यहाँ से। फिर कबूतर दुखी होकर वहाँ से चला जाता है और गोरी कवि गर्व से उड़ जाती है। कबूतर अपने घर पे बैठा रो रहा था। तभी हरियाली तोती और पिंकी चिड़िया कबूतर के पास आती हैं। कबूतर, हमें पता चला है कि सलाहकार कालू ने तुम्हारे खिलाफ फैसला दिया है। ये तो सरासर गलत है। हमें सच्चाई का पता लगाना होगा। हाँ कबूतर, हम ये फैसला महारानी चील के पास लेकर जाएंगे। कौवे ने घमंड में आकर गलत फैसला सुनाया है। अगर तुम दोनों मेरा साथ दो तो शायद मुझे न्याय मिल सके। फिर वो तीनों चील महारानी के पास जाते हैं। चील महारानी, हमें आपसे न्याय चाहिए। सलाहकार कौवे ने कबूतर को गलत फैसला सुनाया है। ये जंगल में अन्याय का सबसे बड़ा कारण बनेगा। महारानी, सलाहकार ने कवि की बात सुनी जबकि कबूतर को नजरअंदाज कर दिया। क्या ये हमारे जंगल का न्याय है? पिंकी चिड़िया और हरियाली तोती, मैंने ये जिम्मेदारी कालू कौवे को दी हुई है। अगर ये फैसला गलत भी हुआ तो ये उसकी जिम्मेदारी है, ना कि मेरी। अब जाओ यहाँ से। महारानी, मैं निर्दोष हूँ। मेरी बात तो सुने। मैंने कह दिया ना कि कालू का फैसला ही अंतिम है तो अंतिम है। चलो जाओ यहाँ से अब। फिर वो तीनों नाराज होकर वहाँ से चले जाते हैं। वो तीनों एक पेड़ के नीचे बैठे सोच रहे थे। तभी रानो चिड़िया वहाँ आती है। तुम सब इतने उदास क्यों हो? क्या हुआ? रानो, कौवे ने कबूतर के खिलाफ गलत फैसला दिया है और महारानी हमारी बात तक नहीं सुन रही। अब हम क्या करें? चिड़िया, तुम हमेशा होशियार रही हो। क्या तुम हमें इस अन्याय से निकाल सकती हो? अगर कालू कौवा गलत फैसला दे सकता है तो लगता है सच्चाई कहीं छुपी हुई है। हमें खुद इस मामले की गहराई से जांच करनी होगी। कबूतर भैया, आप चिंता न करें, मैं खुद इस सच्चाई का पता लगा लूंगी। फिर रानो चिड़िया गोरी कवि के घोंसले के पास जाती है। गोरी कवि रानो चिड़िया को देखकर चौकन्नी हो जाती है। गोरी बहन, मुझे आपके घोंसले की जांच करनी है, ये पता लगाने के लिए कि इसे किसने नुकसान पहुंचाया है। तुम्हें यहाँ आने की इजाजत किसने दी? ये घोंसला मेरा है और मैं किसी को पंख नहीं लगाने दूंगी। गोरी बहन, अगर आप सच्ची हैं तो आपको डरने की कोई जरूरत नहीं। मैं बस सच्चाई का पता लगाना चाहती हूँ।
ठीक है चिड़िया, मगर जल्दी करो, मुझे अपने घोंसले की सुरक्षा करनी है। फिर रानू चिड़िया मिठू तोते और बुलबुल को साथ लेती है और घोंसले की जांच शुरू करती है। रानू चिड़िया देखती है कि घोंसले के पास एक टूटी हुई डाली और पंजों के निशान हैं। ये तो अजीब है, घोंसला किसी तूफान से नहीं टूटा, ये निशान तो किसी बड़ी पक्षी के लगते हैं। हाँ चिड़िया, कबूतर से इतनी बड़ी डाली नहीं टूट सकती। हाँ चिड़िया, और ये पंजों के निशान भी किसी बड़े पक्षी के हैं। लेकिन ये सब कौन कर सकता है, हमें और जानकारी चाहिए। फिर रानू चिड़िया और मिठू तोता पंजों के पीछे पहाड़ों की ओर चले जाते हैं। अचानक एक बड़ा बाज वहाँ से उड़ता है। वो मरे हुए चूहे को वहाँ से लेकर जा रहा था। हाँ, ये बाज ही हो सकता है जो हमेशा पक्षियों के घोंसले उजाड़ता है। शायद इसी ने ही कवि का घोंसला तोड़ा है। रानो, अगर ऐसा ही है तो हमें इसे पकड़कर सच्चाई साबित करना होगी। नहीं तोते भैया, हम ये खतरा नहीं उठा सकते। अब हमें पता चल गया है, हमें जाकर कव्वे को बताना होगा। फिर वो सब पक्षी कव्वे के पास आते हैं। सलाहकार कव्वे, मैंने पता लगा लिया है, गोरी कवि का घोंसला कबूतर ने नहीं बल्कि एक बाज ने तोड़ा है। उसके पंजों के निशान और उसकी हरकतें इस बात को साबित करती हैं। तुम ये कैसे साबित कर सकती हो? मैं तो पहले ही फैसला कर चुका हूँ। कव्वे, बुलबुल और मिठू तोते ने भी उन निशान को देखा है। अगर आप खुद जाकर देखेंगे तो आपको सच्चाई का पता लग जाएगा। हाँ, ये निशान कबूतर के नहीं बल्कि बाज के हैं। हमने उसे पास के पेड़ों पर देखा भी है। क्या आप अब भी कबूतर की बात नहीं मानेंगे? कालू कव्वे का घमंड टूट जाता है। वो सब चील महारानी के पास जाते हैं। महारानी, मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई। मैंने सच्चाई जाने बिना ही कवि के पक्ष में फैसला दे दिया। रानू चिड़िया ने जांच की और सही फैसला लेकर आई। कव्वे, तुमने अपनी गलती मानी, ये बहुत अच्छा है, मगर एक न्यायाधीश के लिए जरूरी है कि वो हर पहलू पर ध्यान दे। मैं रानू चिड़िया की बहादुरी पर बहुत खुश हूँ। रानू, आज से तुम हमारे जंगल की नई सलाहकार बनोगी। कालू कौवा खिड़की में बैठा मिठू तोते और हरियाली तोते के जाने का इंतजार कर रहा था। मिठू जी, मुझे बहुत भूख लगी है। हरियाली, मुझे तो प्यास लगी हुई है। हम दोनों नदी पर चलते हैं, वहाँ जाकर तुम फल खा लेना और मैं पानी पी लूँगा। ऐसा कहते हुए वो दोनों पति पत्नी नदी की ओर जाते हैं। पीछे से मौका देखकर कालू कौवा मिठू तोते के घर में घुस जाता है। अरे वाह, आज तो दो दो अंडों का ऑमलेट बनाएंगे। गौरी बहुत खुश होगी। मिठू तोता और हरियाली तोती एक पेड़ पर बैठ जाते हैं। रुकिए मिठू जी, हम तो दरवाजे का ताला लगाना भूल गए हैं। हाँ हाँ हरियाली, वापस चलते हैं क्योंकि कल ही बुलबुल का अंडा किसी ने चुरा लिया था। फिर वो दोनों पति पत्नी अपने घर की ओर जाते हैं। मिठू जी देखिए, चोर, हमारे घर में चोर घुस आया है। कालू कौवे, आज तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा। तुम मेरे अंडे चुराने आए थे? नहीं नहीं मिट्टू, मैं तो तुमसे मिर्ची लेने आया था। मैं तुम्हें बताता हूँ अभी। कालू कौवा मुश्किल से अपनी जान बचाकर वहाँ से भागता है। क्या हुआ कालू, किससे अपने पंख तुड़वा कर आ रहे हो? गौरी, मैं तो तुम्हारे लिए मिट्टू के अंडे चुराने गया था, मगर न जाने वो पति पत्नी कहाँ से आ गए और मेरी खूब धुलाई की। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। रानू चिड़िया अपने घोंसले में बैठी अपने अंडे को देख रही थी। कई दिन हो गए मैंने दाना नहीं खाया, आज मैं किसान के खेत से जाकर दाना खा लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू जी, तुम प्याज काटो और मैं जंगल का चक्कर लगा कर आती हूँ, किसी का अंडा चुरा कर लाती हूँ, क्योंकि तुमसे तो अंडे नहीं चुरा होते। आज मेरा ऑमलेट खाने को बहुत मन कर रहा है। गौरी, जल्दी आना और आते हुए मिर्ची भी ले आना, घर में मिर्ची नहीं है। गौरी कभी अपने घर से निकलती है। वो रानू चिड़िया को जाता हुआ देख रही थी। वो खिड़की से रानू चिड़िया के घर में घुस जाती है। अरे वाह, आज तो हम चिड़िया के अंडे का ऑमलेट बनाकर खाएंगे। गौरी कवि अंडा चुराकर सीधा कबूतर के खेत में जाती है। लाल मिर्ची दूर से ही चमक रही थी। गौरी कवि आराम से अंडा एक तरफ रखती है और 2-4 मिर्ची चोरी करने लगती है। तभी कबूतर भी वहाँ आ जाता है। चोरनी चोरनी कहीं की, हट जाओ, मेरी मिर्ची क्यों चोरी कर रही हो? कबूतर, कबूतर मेरे भाई, मेरे घर में मेहमान आए हुए हैं, मैं उनके लिए ऑमलेट बना रही थी, बस इसलिए 2-4 मिर्ची लेने यहाँ आ गई। ये अंडा कहाँ से लिया तुमने?
ये तो मैं झीलदी से लाई हूँ। मुर्गी का है ये अंडा। जाओ, दोबारा मेरे खेत से चोरी न करना। फिर गौरी कभी मिर्ची और अंडा लेकर वहाँ से भाग जाती है। कालू, रो क्यों रहे हो? गौरी, रो कहाँ रहा हूँ, प्याज काट रहा हूँ। इन कड़वे प्याजों ने मेरी आंखें अंधी कर दी है। देखो देखो कालू, मैं अंडा भी चुरा लाई और मिर्ची भी। तुमसे एक काम भी नहीं होता था। और कालू, जब मैं मिर्ची तोड़ रही थी तो कबूतर आ गया। उसने देख लिया मुझे। वो गंदी आंखों वाला कबूतर हर समय खेत में छुप कर बैठा रहता है। और गौरी, ये अंडा किसका है? किस पक्षी का चुरा कर लाई हो? ये अंडा तो चिड़िया का है, वो नहीं थी घोंसले में। फिर गौरी कभी ऑमलेट बनाने की तैयारी करती है और चूल्हे में आग जलाती है। गौरी, ये अंडा तो हिल रहा है। अंडे से लगता है बच्चा निकलने वाला है। अंडा फूट जाता है। अंडे में से एक छोटी सी चिड़िया बाहर निकलती है। मेरी तो किस्मत ही खराब है। जब भी ऑमलेट खाने का सोचती हूँ कुछ न कुछ नया ही हो जाता है। खुशबू तो बहुत प्यारी आ रही है। मेरी मम्मा मेरे लिए क्या बना रही है? पापा, मैं जोर जोर से अपनी चोंच मार रही थी अंडे में, मगर आपने मेरी अंडा तोड़ने में मदद नहीं की। मैं आपसे नहीं बोलूंगी। छोटी चिड़िया ऐसे बोले जा रही थी, मगर कालू कौवा और गौरी कौवी बस उसे देख ही रहे थे। मम्मा पापा, आप दोनों का रंग तो काला है। मुझे नहीं अच्छा लगा। जब मैं बाहर जाऊंगी तो मेरे दोस्त मेरा मजाक उड़ाएंगे। मम्मा, आप ऐसा करना कि रंग गोरा करने वाली क्रीम लगा लेना। और पापा का तो ऐसे ही काला रंग अच्छा लग रहा है। चुप कर जा चिड़िया की बच्ची। अंडे से बाहर क्या आई? हमारे तो कान ही खा लिए। गौरी, प्याज भुन गए तो ऐसे ही मिर्ची डालकर ले आओ। आज फिर से ऑमलेट नहीं मिलेगा। फिर कौवा और कौवी छोटी चिड़िया को घर में छोड़कर बाहर चले जाते हैं। जब रानू चिड़िया दाना खाकर वापस आती है तो घोंसले में अपना अंडा ना देखकर रोने लगती है। जालिम है वो जो मेरा अंडा चुरा कर ले गया। मेरे अंडे ने किसी का क्या बिगाड़ा था? मैं अपना अंडा कहाँ से लूंगी? मैं कहाँ से लूंगी अपना अंडा? मामा चिड़िया ऐसे बैठी रोती रहती है। कालू, इस छोटी चिड़िया का क्या करना है? गौरी, मैं तो कहता हूँ उसे पहाड़ों में जाकर छोड़ आओ। अगर किसी को पता चल गया कि हमने अंडा चुराया है तो सारे पक्षी मिलकर हमें जंगल से निकाल देंगे। मैं रात को जाऊंगी और ठिकाने लगा दूंगी उस छोटी चिड़िया को। फिर रानू चिड़िया कौवों के पास आती है। गौरी और कालू, किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया है। क्या आपने किसी को देखा है? ना, हमने किसी को नहीं देखा। हम तो अभी अभी दूसरे जंगल से आए हैं। मैं तोते और कबूतर से जाकर पूछती हूँ। कबूतर भैया, किसी ने मेरा अंडा चोरी कर लिया है। मैं थोड़ी देर पहले दाना खाने बाहर गई थी कि किसी ने मेरा अंडा चुरा लिया। फिर कबूतर को गौरी कौवी की बात याद आती है। वो गौरी कभी भी आज एक अंडा लेकर आई थी। जब मैंने पूछा तो उसने कहा कि वो झील से मुर्गी का अंडा लाई है। कबूतर भैया, वो कौवे तो मुझे रास्ते में मिले हैं। वो आज दूसरे जंगल गए हुए थे। रात हो जाती है। रानू चिड़िया अपने घोंसले में उदास बैठी हुई थी और गुड़िया आराम से गौरी के घोंसले में सो जाती है। देखो तो कालू, सियानी माँ कैसे मेरे घोंसले में लेटी हुई है। मैं अब कहाँ लेटूंगी? मम्मा, मैं जाग रही हूँ। मम्मा, आप फिक्र ना करें, आप मेरे साथ सोएंगी। गौरी, जाओ और इसे पहाड़ों में छोड़ आओ। ऐसा ना हो कि किसी को मालूम हो जाए कि चिड़िया का अंडा हमने चुराया है। हाँ, मैं जाती हूँ। चलो बेटी, मैं तुम्हें जंगल की सैर करा कर आती हूँ। मम्मा, अभी तो रात है। आप मुझे सुबह लेकर जाना जंगल की सैर कराने। बेटी, कल तो मुझे दूसरे जंगल जाना है। तुम अभी मेरे साथ चलो। फिर गौरी कौवी गुड़िया को अपने साथ पहाड़ों पर ले जाती है। तुम यहाँ बैठो और मैं तुम्हारे लिए मीठी कैंडी लेकर आती हूँ। मेरी मम्मा मुझसे कितना प्यार करती है। मेरे लिए रात को मीठी कैंडी लेने जा रही है। मम्मा, जब मैं बड़ी हो जाऊंगी तो मैं भी आपको बड़ी बड़ी चॉकलेट ला कर दूंगी। अच्छा, अब मैं जाती हूँ। गौरी कौवी वहाँ से जाने लगती है। मम्मा रुके, मेरी बात सुने। अब क्या हुआ? मैंने कहा था कि चुप करके बैठना है। मम्मा, रहने दे, मैं कैंडी नहीं खाऊंगी। रात का अंधेरा है, कहीं मेरी मम्मा को चोट ना लग जाए। मैं दाना ही खा लूंगी। अच्छा, तो मैं तुम्हें दाना ही ला कर देती हूँ। मम्मा,
मैं भूखी रह सकती हूँ, मगर रात के इस समय अपनी मम्मा को तंग नहीं कर सकती। हम दोनों घर चलते हैं, जब सुबह होगी तो मैं दाना भी खा लूंगी। इस छोटी चिड़िया के तो हर बात से प्यार झलक रहा है, और मैं कितनी जालिम हूँ जो एक बच्ची को मारने चली थी। गौरी कवि ऐसा सोचती है और गौरी कवि की आंखों में आंसू आ जाते हैं। चलो बेटी, हम घर चलते हैं। गौरी कवि छोटी चिड़िया को वापस घर ले आती है। गौरी, क्या हुआ? इसे वापस क्यों ले आई हो? कालू, मैंने सोच लिया है कि मैं कल इसे इसकी माँ के पास छोड़ आऊंगी। गौरी, ऐसे तो हम पकड़े जाएंगे। जो होगा देखा जाएगा। अगली सुबह हो जाती है। गौरी कवि छोटी चिड़िया को साथ लेकर रानू चिड़िया के पास जाती है। रानू चिड़िया, मैंने ही तुम्हारा अंडा चुराया था और ये बेटी तुम्हारी है। फिर रानू चिड़िया अपनी बेटी को गले से लगाती है। गौरी बहन, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। अगर बुराई करने के बाद आपको बुराई का एहसास हो जाए तो दिल साफ हो जाए। चिड़िया, तुम्हें तो पता है कि मेरी कोई औलाद नहीं है। मेरे इस बुढ़ापे में तुम ही मेरा सहारा बनी हो। तुम मेरी बहुत अच्छी दोस्त हो। चील माँ जी, आपका दिल बहुत नरम है, वरना मुझ जैसी छोटी सी चिड़िया से कौन भला दोस्ती करता। मुझे बहुत प्यास लगी हुई है। चलो बेटी, नदी से पानी पीने चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और बूढ़ी चील नदी पर पानी पीने चली जाती है। नदी पर गौरी कवि पहले से आई हुई थी। बूढ़ी चील जी, आप इस गरीब चिड़िया के साथ भला क्या कर रही हैं? गौरी, ये चिड़िया मेरी बेटी जैसी है, मगर चीलें तो पक्षियों को खा जाती हैं। चुप कर जाओ गौरी, वो और चीलें होंगी, मैं उन जैसी चील नहीं हूँ। चलो बेटी, आगे चलते हैं। फिर रानू चिड़िया और चील वहाँ से चली जाती हैं। बूढ़ी चील का तो दिमाग खराब हो गया है, जो इस छोटी सी चिड़िया को अपनी बेटी बनाकर बैठी हुई है। अरे, मुझ में क्या कमी थी? सारे जंगल में मेरी बुद्धि की मिसाल दी जाती है। इस चिड़िया की जगह पाने के लिए मुझे कुछ न कुछ तो करना होगा। फिर गौरी कवि वहाँ से चली जाती है। रास्ते में गौरी कवि की नजर दो उल्लुओं पर पड़ती है। लगता है उस बूढ़ी चील का दिमाग खराब हो गया है। जब देखो उस छोटी चिड़िया के साथ ही रहती है। तुम ठीक कह रहे हो। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस छोटी चिड़िया को मार देता। अगर मेरा बस चलता तो मैं उस चील को मार देता और जंगल पर राज करता। वो बूढ़ी तो है, मगर अभी तक उसमें इतनी ताकत है कि वो हम दोनों को मार सकती है। तू चिंता मत कर, वक्त आने पर हम उन दोनों को मारकर जंगल पर राज करेंगे। उन दोनों की बातें सुनकर गौरी कवि सोचती है, ये उल्लू भी मेरी तरह चिड़िया के दुश्मन है। अब चिड़िया को रास्ते से हटाने के लिए मुझे कोई न कोई उपाय तो सोचना ही होगा। फिर चिड़िया की जगह मैं बनूंगी चील की सहेली, और जंगल के सभी पक्षी मुझसे डरेंगे। ये सोचते हुए गौरी कवि सबसे पहले चील के पास जाती है। चील माँ जी, आप यहाँ बैठी हैं और जंगल में दो उल्लू आपको मारने की साजिश कर रहे हैं। मुझे मारना इतना आसान नहीं है कवि। मगर माँ जी, उन दो उल्लुओं का कुछ ना कुछ तो करना ही होगा ना। गौरी, मैं चील हूँ, जब भी वो मुझ पर हमला करेंगे तो मैं उन्हें चीर कर रख दूंगी। फिर गौरी कवि वहाँ से उल्लुओं के पास जाती है। हम उल्लुओं के पास आते हुए तुम्हें डर नहीं लगा कवि? लगता है तुझे अपनी जान प्यारी नहीं है। उल्लुओं, पहले अपनी जान बचाओ, मैं तुम्हें आगाह करने आई हूँ। बता कवि, क्या खबर लेकर आई है? जब तुम दोनों चील को मारने की साजिश कर रहे थे तो तुम्हारी बात उस चिड़िया ने सुन ली थी, और चिड़िया ने जाके ये बात उस चील को बता दी है। ये चिड़िया ने अच्छा नहीं किया। तुम ही बताओ गौरी, अब हमें क्या करना चाहिए? बूढ़ी चील को मारकर खुद जंगल पर राज करो, या फिर उस चिड़िया को सबक सिखाओ। चील को मारना इतना आसान नहीं है। हाँ, हम पहले उस चिड़िया को मारेंगे, उसके बाद जो होगा देखा जाएगा। ये सुनकर गौरी कवि खुश हो जाती है और मन ही मन में सोचती है, चिड़िया मर जाएगी तो मैं चील की दोस्त बन जाऊंगी, और अगर चील मर गई तो मैं इन उल्लुओं की दोस्त बन जाऊंगी। लड्डू दोनों हाथों में है। अगले दिन दोनों उल्लू रानू चिड़िया को ढूंढते हैं। वो दोनों रानू चिड़िया पर हमला करने ही जा रहे थे कि तभी वहाँ कबूतर आ जाता है। रानू बहन, जल्दी से भाग जाओ, तुम्हारी जान खतरे में है। ये क्या कह रहे हो कबूतर भैया? कौन मुझे मारना चाहता है? दो उल्लू। दो उल्लू? वो मुझे क्यों मारना चाहते हैं? मैंने उनका भला क्या बिगाड़ा है?
वो मैं नहीं जानता। जब मैं जंगल से गुजर रहा था तो मैंने देखा वो दो उल्लू गोरी कवि के साथ खड़े तुम्हें मारने का प्लान बना रहे थे। कबूतर भैया, मैं अभी जाकर चील को बताती हूँ। चिड़िया बहन, इतना समय नहीं है तुम्हारे पास, वो तुम्हें चील के पास नहीं पहुंचने देंगे। तो कबूतर भैया, अब मुझे क्या करना चाहिए? चिड़िया बहन, तुम इसी वक्त जंगल छोड़कर भाग जाओ और अपनी माँ के पास चली जाओ। कबूतर की बात सुनकर रानू चिड़िया अपनी माँ के पास चली जाती है। कुछ दिनों के बाद रानू चिड़िया के लापता होने की बात चील को पता चलती है। चिड़िया बेटी, तुम कहाँ चली गई? तुम्हारे बिना मुझे अच्छा नहीं लगता। रानू चिड़िया के जाने के बाद बूढ़ी चील बहुत उदास रहने लगती है। अब समय आ गया है अपनी अक्लमंदी दिखाने का। अब जाकर चील को बताती हूँ कि उन उल्लुओं ने रानू चिड़िया को मार दिया। ये सुनकर दोनों के बीच में लड़ाई होगी और जो भी जीतेगा मैं उसकी खास बन जाऊंगी। गोरी कवि की ये बातें वो दोनों उल्लू बैठे सुन रहे थे। अरे, ये कवि ने हमें धोखा दिया। हाँ भाई, ये हमें उस चील के हाथों मरवाना चाहती है। चलो हम इसे ही मार देते हैं। ऐसा कहते हुए वो दोनों गोरी कवि के पास आते हैं। वो दोनों उल्लू गोरी कवि पर हमला करने ही वाले थे कि वहाँ चील आ जाती। उल्लू चील के डर से वहाँ से भाग जाते हैं। गौरी, मैं बूढ़ी हूँ मगर मुझ में अभी भी इतनी ताकत है कि मैं अपने जंगल के पक्षियों की रक्षा कर सकूं। मैंने चील का बुरा चाहा मगर चील ने मेरी जान बचाई। चील माँ जी, मुझे माफ कर दीजिए। माफी किस लिए? रानू चिड़िया को जंगल से भगाने वाली मैं थी। मैंने आपकी दोस्त बनने के लिए उन उल्लुओं को भड़काया। ये तुमने अच्छा नहीं किया गौरी, तुम्हें इसकी सजा जरूर मिलेगी। मुझे इस बात का पछतावा है। चील, आप मेरी जान भी ले सकती हो। गौरी, जो गलती कर कर पछताता है उसे माफ कर देना चाहिए। जाओ, मैंने तुझे माफ किया। चील माँ जी, चिड़िया मेरी वजह से जंगल छोड़ कर गई, अब मैं उसे वापस लेकर आऊंगी। फिर वो दोनों रानू चिड़िया को ढूंढते ढूंढते रानू चिड़िया के माँ वाले जंगल पहुँच जाते हैं। रानू चिड़िया बूढ़ी चील को देखकर खुश हो जाती है। चील माँ जी, आप? हाँ चिड़िया, मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर गोरी कवि ने रानू चिड़िया को सारी बात बताई। चिड़िया, मुझे माफ कर दो। कोई बात नहीं गोरी बहन, अगर चील माँ जी ने आपको माफ कर दिया तो मैंने भी आपको माफ कर दिया है। आज से तुम मेरी दोस्त हो और हम दोनों चील माँ जी की बेटियाँ हैं। उस दिन के बाद गोरी कवि सुधर गई। तेज बारिश में कालू कौवा और गोरी कवि जंगल में बैठे फल खा रहे थे। कालू, बस करो, अब कुछ फल घर ले जाएंगे। बारिश का कुछ पता नहीं और कितने दिन आएगी। ऐसा ना हो कि हम भूखे ही मर जाएं। हाँ गोरी, अपना पेट तो भर लिया है। अगर मैं कुछ खाने लगूं तो तुमसे देखा नहीं जाता। वो दोनों आपस में ऐसे बातें कर रहे थे, तभी उन्हें किसी पक्षी के रोने की आवाज सुनाई दी। कालू, लगता है कोई पक्षी रो रहा है, चलो चलकर देखते हैं। कालू कौवा और गोरी कवि तेज बारिश में आवाज सुनते हुए वहाँ तक पहुँचते हैं। वो देखते हैं पेड़ पर एक घोंसले में बुलबुल रो रही है। अरे क्या हुआ बुलबुल, क्यों इतना रो रही हो? पूरा जंगल सर पर उठाया हुआ है। हाँ बुलबुल, तुम्हारे चक्कर में गोरी ने मुझे फल भी नहीं खाने दिया। क्या बताऊं कवि, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया। अब मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब मैं उड़ भी नहीं पा रही, न दाना लेने जा सकती हूँ कहीं। कव्वो, ऊपर वाले के लिए मेरी थोड़ी मदद कर दो। गोरी कवि और कालू कवि के पास फल तो थे, मगर वो लालची कवि कहाँ किसी की मदद करने वाले थे। बुलबुल, बहुत मुश्किल से ये फल मिला है, अगर ये भी हम तुम्हें दे देंगे तो हम क्या खाएंगे? हाँ गोरी, मैंने तो अभी खाया भी नहीं। फिर वो दोनों कवि बुलबुल को रोता हुआ छोड़कर वहाँ से चले जाते हैं। मम्मा, मुझे भूख लगी है, मुझे कुछ खाना है। गुड़िया बेटी, कल से बारिश हो रही है और अभी तक नहीं रुकी। आपको तो पता है मैं दाना लेने नहीं जा सकी। मम्मा, मुझे सच में बहुत भूख लगी है, मैंने कल से कुछ नहीं खाया। गुड़िया बेटी, आप दरवाजा अंदर से बंद कर लो, मैं जंगल से कोई फल ढूंढ कर आती हूँ। फिर रानू चिड़िया तेज बारिश में गुड़िया के लिए फल ढूंढने निकलती है। रास्ते में रानू चिड़िया को बुलबुल के रोने की आवाज सुनाई देती है। रानू चिड़िया तुरंत वहाँ जाती है। बुलबुल बहन, क्या हुआ? आप इतना क्यों रो रही हैं? अरे क्या बताऊँ चिड़िया मैं तुम्हें, मैंने कई दिनों से खाना नहीं खाया।
मेरी हालत बहुत खराब हो गई है। अब तो मैं उड़ भी नहीं पा रही। चिड़िया, मेरी मदद करो। बुलबुल की ये हालत देखकर रानू चिड़िया को दया आ जाती है। बुलबुल बहन चुप कर जाइए, बताइए मैं आपकी क्या मदद कर सकती हूँ। चिड़िया, भूख से मेरी जान निकल रही है, मुझे कुछ खाने के लिए ला दो। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और वो घने जंगल में जाती है। वहाँ उसे एक मीठा फल मिल जाता है। वो मीठा फल लेकर बुलबुल के पास आती है। बुलबुल बहुत भूखी थी, वो जल्दी से वो मीठा फल खा लेती है। चिड़िया, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, वरना भूख की वजह से मैं आज मर जाती। बुलबुल बहन, शुक्रिया की क्या बात है, ये तो मेरा फर्ज था। चिड़िया, तुम बहुत अच्छी हो, इसलिए मैं तुम्हें कुछ देना चाहती हूँ। क्या बुलबुल बहन? यहाँ से थोड़ी दूर गुफा में मैंने एक मटका रखा है और साथ में एक रुमाल। याद रखना, वो कोई मामूली मटका नहीं है। तुम उस मटके से जो भी खाने की चीज़ मांगोगी वो तुरंत तुम्हें मिलेगी। हाँ, जितना खाना तुम्हें चाहिए होगा तुम उससे ले लेना और फिर वो लाल रुमाल उस मटके पर दे देना। उस जादुई मटके से सामान रोकने का बस यही एक हल है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, मैं इस बात का जरूर ख्याल रखूंगी। ऐसा कहते हुए रानू चिड़िया मटका लेने गुफा के अंदर चली जाती है। रानू चिड़िया गुफा में जाकर देखती है तो वहाँ एक मटका पड़ा हुआ था। फिर रानू चिड़िया वो मटका और रुमाल लेकर अपने घर चली जाती है। कालू, शुक्र है उस मोटी बुलबुल से बचकर, वरना वो हमारे फल खा लेती। हाँ हाँ गोरी, अब मुझे भी दो, मुझे भूख लगी है। फिर वो कवा और कभी फल खाते हैं। मम्मा, ये क्या, मुझे तो भूख लगी थी, मैंने आपसे फल लाने के लिए कहा था और आप ये मटका ले आई हैं। गुड़िया बेटी, ये कोई आम मटका नहीं है, ये जादुई मटका है। क्या मम्मा, जादुई मटका? हाँ गुड़िया बेटी, आपने जो भी खाना है इस मटके से मांग लीजिए। ठीक है मम्मा, मैं मांग कर देखती हूँ। ए जादुई मटके, मुझे खाने के लिए मीठे मीठे फल दो। गुड़िया का इतना कहना ही था कि मटके में से ढेर सारे फल निकलना शुरू हो जाते हैं। फिर रानू चिड़िया उस लाल रुमाल को मटके पर रख देती है, जिससे फल निकलना बंद हो जाते हैं। अरे वाह मम्मा, ये तो सच में जादुई मटका है। हाँ गुड़िया, अब हम जंगल के सभी पक्षियों की मदद करेंगे और उन्हें खाने पर बुलाएंगे। जंगल में दाना तो मिल ही नहीं रहा, पक्षी बहुत परेशान हैं। अगली सुबह रानू चिड़िया मिठू तोता और कबूतर के पास जाती है। तोते भैया और कबूतर भैया, आज रात आप मेरे घर आ जाना, मैं आप सबकी दावत करूँगी। क्या दावत? चिड़िया, खाने में मीठे मीठे अमरूद तो होंगे ना? हाँ मिठू भैया, मीठे अमरूद भी होंगे और मीठा हलवा भी, और आप जिसे भी लेकर आना चाहें वो सब आ सकते हैं। फिर रानू चिड़िया वहाँ से उड़ती है और कौवों के पास जाती है। गोरी बहन और कालू कौवे, आज रात मेरे घर में दावत है, आप दोनों आना। चिड़िया, तुम तो बहुत गरीब हो, हमें खाने में क्या सूखा दाना खिलाओगी? नहीं नहीं गोरी बहन, मैं आपको मीठा हलवा भी खिलाऊंगी। क्या मीठा हलवा? गोरी, मैं तो जरूर जाऊंगा। हाँ, जो भी आप खाना चाहते हैं वो सब मिलेगा आपको। फिर रानू चिड़िया वहाँ से चली जाती है। कालू, ये चिड़िया कल तक तो मेरे पास आई थी फल लेने, आज इसके पास कौन सा अलादीन का चिराग लग गया है जो हमें दावत पर बुलाने आई है? गोरी, तुम आम खाओ, गुटलियाँ क्यों गिनती हो? बेटू कहीं के, तुम्हें तो बस खाने की पड़ी रहती है। आज रात में देखना होगा कि चिड़िया के पास ऐसा क्या है जो वो सभी पक्षियों की दावत कर रही है। शाम को कालू कौवा और गोरी कौवी बाकी पक्षियों के आने से पहले वहाँ पहुँच जाते हैं। वो दोनों खिड़की में छुपकर देखते हैं। गुड़िया बेटी, बाकी पक्षी आने ही वाले होंगे, अब मैं जादुई मटके से खाना मांग लेती हूँ। फिर रानू चिड़िया जादुई मटके से खाना मांगती है। देखते ही देखते बहुत सारा खाना आ जाता है। कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों ये सब देख रहे थे। कालू, तो अच्छा ये है जादुई मटका। गोरी, खाना खाने के बाद रात को हम ये मटका चुरा लेंगे। फिर जंगल के सभी पक्षी आते हैं। रानू चिड़िया उन्हें पेट भरकर खाना खिलाती है। वो सब बहुत खुश थे। खाना खाने के बाद वो सब अपने अपने घरों को चले जाते हैं, मगर कालू कौवा और गोरी कौवी अपने घर नहीं जाते, बल्कि वो चिड़िया के सोने का इंतजार कर रहे थे। कालू, चलो चिड़िया सो गई है,
हाँ हाँ गोरी, जल्दी करो, मुझे बहुत भूख लग रही है, मुझे स्वादिष्ट स्वादिष्ट खाने खाने हैं। रानू चिड़िया के सोने के बाद गोरी कभी खिड़की से आती है और वो जादुई मटका लेकर वहाँ से भाग जाते हैं। वो अपने घर में जाते हैं। कालू, क्या खाना चाहते हो तुम? आज जो कहोगे वही मिलेगा। गोरी, मैंने कई अरसे से पक्षियों के अंडे नहीं खाए, आज मुझे स्वादिष्ट अंडे खाने हैं, अंडे। तो फिर मांग लो जादुई मटके से अंडे। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ए जादुई मटके, मुझे अंडे दो, ढेर सारे अंडे। कालू कौवे का इतना कहना ही था कि वहाँ अंडों का ढेर लगना शुरू हो जाता है। कालू, ये क्या, ये अंडे तो खत्म ही नहीं हो रहे। गोरी, इतने अंडे मुझे नहीं चाहिए। देखते ही देखते वहाँ अंडों का ढेर लग जाता है और कौवा और कौवी को निकलने का मौका ही नहीं मिलता। वो अंडों में दबकर मर जाते हैं क्योंकि उन्हें मटके को रोकने का तरीका नहीं पता था। वो दोनों लालच की वजह से मर जाते हैं क्योंकि लालच बुरी बला है।